हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट कॉलेज अब रोड से मैं इंदु आसेरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित शब्द के बारे में जो आप सब ने कभी न कभी सुना होगा। अर्थशास्त्र से चाहे वह व्यक्ति जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो, यह शब्द सभी के मुंह पर दिन में 10 बार आता होगा। यह शब्द है मांग। हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मांग क्या है, मांग किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मांग और पूर्ति दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो सारी आर्थिक क्रियाएं इस मांग और पूर्ति से जुड़ी हुई होती हैं। वस्तुओं की कीमतें इसी मांग और पूर्ति के सामंजस्य से कम या ज़्यादा हो सकती है। हमारी सारी आर्थिक क्रियाएं मांग और पूर्ति के द्वारा ही एक तरह से समायोजित होती है, इसलिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज चर्चा कर रहे हैं सिर्फ मांग की। पूर्ति के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। मांग क्या होती है? मांग सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि अगर हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो वह मांग है। हम मार्केट गए, हमें कोई वस्तु पसंद आ गई। अब सर्दियों का मौसम प्रारंभ हो गया, हमें कोई स्वेटर पसंद आ गई तो हम कह देंगे कि हमें इसकी मांग है, ये इस वस्तु एक स्वेटर की मांग है। तो क्या वाकई में वह मांग कहलाती है? सामान्य शब्दों में हम उसे मांग कह देते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वह मांग नहीं है, क्योंकि मांग में बहुत सारे तत्वों को देखा जाता है। मांग का एग्जाम्पल हम इस तरह से देख सकते हैं कि 5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से अगर आपको 10 पेंसिल चाहिए आज की तारीख में तो वह मांग है। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो प्रोफेसर मेयर्स की परिभाषा को हम यहाँ ले सकते हैं। प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है कि क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है। अब इस तरह से अगर मांग को विस्तार से समझा जाए तो हमें किसी भी वस्तु की मांग या कहीं पर भी किसी भी वस्तु या सेवा के लिए मांग के लिए जो अवयव जरूरी है, अब हम उन अवयवों की चर्चा करते हैं कि ये अगर तत्व या अवयव होंगे तो ही वह वस्तु की मांग कहलाएगी। इसमें सबसे पहली तो किसी भी वस्तु को खरीदने की आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मांग किसी वस्तु की तभी होगी जब एक उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है। अगर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक किताब को खरीदने की इच्छा रखते हैं तो वह उसकी मांग कहलाएगी। दूसरा, खरीदने की क्षमता। आपकी इच्छा से ही सब कुछ नहीं होगा। हमारी इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं कि हम जो है 5 स्टार होटल में 1 कप चाय पी के आएंगे, पर क्या हम उस 1 कप चाय के लिए 100 रुपये या 200 रुपये खर्च कर सकते हैं? हमारी खरीदने की उसको क्षमता है। यहाँ दूसरा बिंदु आ गया कि आप जिस वस्तु की चाह कर रहे हैं उस वस्तु को खरीदने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी जेब में उतना पैसा, उतना रुपया होना चाहिए जितनी उस वस्तु की कीमत है। तीसरा, खर्च करने की तत्परता, कि आप किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा भी रखते हैं, आपकी जेब में उस वस्तु को खरीदने के बराबर पैसा जितना चाहिए वो पैसा भी है, लेकिन आपकी खर्च करने की तत्परता नहीं है। इसका मतलब हम मार्केट गए, हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की किताब खरीदनी है,
अगर वह किताब 350 रुपये की है, हमारे पास 350 रुपये भी है, लेकिन खर्च करने की तत्परता हमारी अभी नहीं है। हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता है या हम किसी और काम से जा रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि नहीं नहीं, मैं बाद में खरीद लूँगा, 2 दिन बाद खरीद लूँगा, 10 दिन बाद खरीद लूँगा। तो हमारे पास उसको खरीदने की तत्परता नहीं है, हम पैसा उसके ऊपर खर्च करने की बिल्कुल तत्परता नहीं रख रहे हैं, तो वो हमारी मांग नहीं कहलाएगी। अगर हम जेब में से निकाल के उस दुकानदार को पैसे दे देते हैं तो वह खर्च करने की तत्परता होगी, तब वह मांग में काउंट की जाएगी। चौथा, निश्चित मूल्य, कि हम जिस वस्तु की मांग के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस वस्तु का एक निश्चित मूल्य होना चाहिए कि X वस्तु 50 रुपये कीमत की है। इस 50 रुपये कीमत पर आप इसे खरीदना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, आपके पास 50 रुपये है और आप अभी इसे खरीद लेंगे, खरीदने की तत्परता है, तो वह मांग कहलाएगी। फिर इसके साथ पांचवा तत्व जो है वह ये आता है कि निश्चित समय। मांग जो है वो एक निश्चित समय में होगी। किसी वस्तु की दी हुई कीमत पर आप उसे खरीदने की इच्छा रखते हैं, खरीदने के लिए पैसा खर्च करने को तत्पर हैं, आपके पास उतना पैसा भी है, तो एक समय भी होना चाहिए, समय बिंदु होना चाहिए कि आज की तारीख में 50 रुपये कीमत होने पर किसी वस्तु के लिए आप उसे खरीदने को तैयार हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि किसी वस्तु की मांग जो है 4-5 तत्वों से मिल के बनती है। उसे पाने की इच्छा, उसे खरीदने की क्षमता, उसके लिए खर्च करने की तत्परता, उसका एक निश्चित मूल्य दिया हुआ हो और एक निश्चित समय हो, तो किसी वस्तु की मांग जो है वह कहलाती है। मांग तालिका। मांग तालिका एक या एक से ज़्यादा उपभोक्ताओं द्वारा निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न संभावित मूल्यों पर की गई मांगी जाने वाली मात्रा के बारे में हमें बताती है। टेबल जो है वह, यह टेबल व्यक्तिगत मांग तालिका भी हो सकती है। अगर आप व्यक्तिगत मांग तालिकाओं को जोड़ देते हैं तो बाजार मांग तालिका बन जाती है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं व्यक्तिगत मांग तालिका की। तो एक व्यक्तिगत मांग तालिका में केवल किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा निश्चित समय में की गई वस्तु के विभिन्न संभावित मूल्यों पर मांग की मात्राओं की सूची होती है। जब हम इस तालिका को बनाते हैं तो इसमें हम एक तरफ मूल्य लिखते हैं और एक तरफ जो है उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मांग की मात्रा लिखते हैं। आप इस तालिका में देख सकते हैं कि हमने एक वस्तु ली है संतरा, प्रति इकाई रुपए में जो है 1 इकाई अगर खरीदते हैं तो 1 रुपया अगर मूल्य है तो संतरे की मांग है 90, 2 रुपये मूल्य है तो मांग होगी 80, 3 रुपये है तो 70, 4 रुपये है तो 60 इकाइयाँ मांग है, 5 रुपये है तो 50 इकाइयाँ हम उसकी खरीदने की क्षमता रखते हैं, हम उसकी मांग करते हैं। तो अब यहाँ इस तालिका में देखिए कि वस्तु की संभावित जो कीमत है वो निरंतर बढ़ती हुई है। 1 रुपये से 2 रुपये, 2 रुपये से 3 रुपये, 3 रुपये से 4 रुपये और 4 रुपये से 5 रुपये। और इन संभावित मूल्यों पर जो वस्तु की मांग है वह निरंतर कम होती हुई है। 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50। तो इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु की कीमत यदि बढ़ती है तो उसके लिए मांगी जाने वाली जो मात्रा है वह कम होती है। यही हमारा मांग का नियम है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करें मांग के प्रकार की, तो मांग जो है वह 3 प्रकार की कही गई है। मूल्य मांग, आय मांग, आड़ी या तिरछी मांग। सबसे पहले अगर हम कहें मूल्य मांग,
हमारे अर्थशास्त्र में कोई भी सिद्धांत हो, हम एक मान्यता हमेशा लेके चलते हैं सामान्य तौर पर, अन्य बातें समान रहे। तो अन्य बातें समान रहने पर मूल्य मांग क्या है? मूल्य मांग वह मांग है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने को तैयार है। अगर इसे समीकरणीय रूप में अगर हम देखना चाहें, एक मांग की समीकरण इस वस्तु के लिए क्या होती है? dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px। x वस्तु की मांग x वस्तु की कीमत पे निर्भर करती है। अब यहाँ अन्य बातें समान रहे क्या है? दूसरी वस्तु की कीमत समान रहनी चाहिए, उस उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, या हम कह दें पॉपुलेशन स्थिर रहनी चाहिए, वेदर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये सारी अन्य बातें अगर स्थिर रहती है तो एक वस्तु की मांग यदि उसकी कीमत पर निर्भर कर रही है, उसकी कल्पित मूल्यों पर निर्भर कर रही है, तो वह मूल्य मांग कहलाएगी। इसी तरह दूसरी है आय मांग। अन्य बातें समान है और आय मांग हम देखना चाहते हैं, तो आय मांग से अभिप्राय हमारा क्या होगा? आय मांग से अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं की उन मात्रा से लगाया जाता है जो किसी समय अवधि में अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता अपने विभिन्न आय स्तरों पर क्रय करने की तत्परता दिखाता है। इसका मतलब क्या है? हमने पहले देखा किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर कर रही है। अब हम कीमतों को तो स्थिर कर देते हैं, अन्य बातें समान रहनी चाहिए। x वस्तु की कीमत भी स्थिर रहनी चाहिए, y वस्तु की कीमत भी स्थिर रहनी चाहिए, z वस्तु की कीमत भी स्थिर रहनी चाहिए, पॉपुलेशन भी स्थिर रहनी चाहिए, रुचि, फैशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें स्थिर रहनी चाहिए। तो एक व्यक्ति की विभिन्न आय के स्तरों पर उस वस्तु की मांग आय मांग कहलाएगी। dx x वस्तु की मांग इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y। x वस्तु की मांग उस उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है, तो वह आय मांग कहलाएगी। अब आय मांग जो है वो श्रेष्ठ वस्तुओं के संदर्भ में अलग तरह की होती है और हीन वस्तुओं या घटिया वस्तुओं के संदर्भ में अलग तरह की होती है। अगर वस्तुएं श्रेष्ठ है तो आय मांग जो है वह धनात्मक ढाल लिए हुए होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी उस वस्तु की मांग भी बढ़ती है, इसलिए जो आय मांग वक्र होता है वह ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। श्रेष्ठ वस्तुएं देसी घी, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी हम देसी घी का यूज ज़्यादा करने लग जाएंगे। अच्छी वस्तुएं जिनका उपभोग हम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हमारी आय के बढ़ने के साथ साथ हम उन वस्तुओं का उपभोग भी ज़्यादा करेंगे। हीन वस्तुएं जो घटिया वस्तुएं होती हैं, वो वस्तुएं जिन पर गरीब लोग ज़्यादा अपना पैसा खर्च करते हैं, गिफिन वस्तुओं को भी हम इनमें जोड़ सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं के ऊपर आय के बढ़ने का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है ऐसी वस्तुओं की मांग क्रमशः कम होती जाती है। जैसे हम कहें कि डालडा घी श्रेष्ठ देसी घी के मुकाबले में हीन वस्तु है। तो जैसे जैसे आदमी की आय बढ़ेगी वो डालडा घी कम खाना पसंद करेगा, वो देसी घी ज़्यादा खाना पसंद करेगा। तो डालडा घी हीन वस्तु हो गई, उसकी मांग एक उपभोक्ता की आय के बढ़ने के साथ साथ निरंतर कम होती जाएगी। इसलिए इसका आय प्रभाव भी ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक ढाल लिए हुए आय मांग वक्र होगा। अब हम बात करते हैं आड़ी या तिरछी मांग की। चूंकि शब्द है आड़ा या तिरछा, तो वस्तु और मांग में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। x वस्तु की मांग
y वस्तु की कीमत, x वस्तु की कीमत और y वस्तु की मांग। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग पर इसमें हम प्रभाव को देखते हैं। अब चूंकि दो वस्तुएं हम यहाँ ले रहे हैं तो उन दो वस्तुओं का आपस में संबंध कैसा है वो भी देखा जाएगा। अगर दो वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता, तो तिरछी मांग अलग होगी। अगर एक की जगह पे हम दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं तो मांग अलग होगी। और दोनों वस्तुओं का कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्र है वस्तुएं, तो उन वस्तुओं की मांग अलग होगी। हम पहले देखते हैं प्रतिस्थापन वस्तु के संदर्भ में मांग। अब गुड़ और चीनी को यदि एक की जगह दूसरे को प्रतिस्थापित किया जा सकता हो, चाय की जगह कॉफी को प्रतिस्थापित किया जा सकता हो, या कोई भी ऐसी वस्तु जहां हम एक के स्थान पर दूसरे से काम चला सकते हैं, तो एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि पहली वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग तो कम हो जाएगी और दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो ये संबंध प्रतिस्थापन जो वस्तुएं होती है वहाँ मांग में, इन दोनों वस्तुओं की मांग में धनात्मक संबंध होता है। पर यदि दोनों वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं, कार और पेट्रोल, पेट्रोल की कीमत और कार की मांग, शाही और पेन, एक की जगह दूसरे को हम जो है काम में नहीं ले सकते, एक के स्थान पे दूसरे से दोनों साथ साथ काम में आएंगे। तो पूरक वस्तुएं अगर हैं तो एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग भी कम हो जाएगी। पहली पे जो मांग पे असर पड़ेगा वही दूसरी वस्तु की मांग पे भी असर पड़ेगा। तो ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं और उनके मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। इसी तरह मांग के अन्य प्रकार भी कहे गए हैं। संयुक्त मांग की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जहां संयुक्त रूप से उनकी मांग की जाती है, जैसे ब्रेड और बटर की मांग। व्युत्पन्न मांग, जहां एक वस्तु की मांग किसी दूसरी वस्तु की मांग को पैदा कर देती है, वो व्युत्पन्न मांग हो गई। सामूहिक मांग, जहां एक से अधिक उपयोग में जो है वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता हो, वहाँ सामूहिक मांग हो जाएगी, जैसे कोयला और बिजली सामूहिक मांग के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मांग क्या है और मांग के प्रकार क्या है।